कि गरीबी की जंजीरों में जकड़ी घर में भी भुखमरी थी, बुनकर परिवार की जबकि वो संघर्षों से खूब लड़ी थी। तब गरीबी के कारण लकड़ी का कट्ठर लाने को जंगल जंगल भटक रही चूल्हे की आग जलाने को, बड़ा सा कट्ठर छांव में रखकर बैठी वह सुस्ताने को, बड़ा सा कट्ठर छांव में रखकर बैठी वह सुस्ताने को, घात लगाए बैठा था बाघ उनको कच्चा खाने को। ज्यों ही दौड़ा बाघ अपना शिकार बनाने को, मानो उठकर गरज उठी वह अपना ताक दिखाने को। 9 वर्ष की बाल अवस्था खड़ी थी धूल चटाने को, हाथों को हथियार बनाया, फरसे पर उन्होंने धार लगाया और बदकर शेरनी वार किया बाघ को दो हिस्सों में फाड़ दिया। प्रचंड रूप बाल स्वरूप था दृश्य बहुत ही भारी, वीर बाला झरकारी की झांसी भी हुई हमारी। ये हमारी महिलाओं का इतिहास है। विश्वविद्यालय की छात्रा आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी ज्येष्ठजन और सामने बैठे सभी श्रेष्ठजनों का यथोचित अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत हार्दिक वंदन करती हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ नारी रत्न झरकारी बाई की 195वें जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। तो मैं उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय उनके बाल्यकाल में घटी एक बहादुरी की घटना से देना चाहूंगी पंक्तियों के माध्यम से। तो उसकी भूमिका ऐसी है क्योंकि वो गरीब परिवार से, तो खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो जब वो जंगल जाती है और लकड़ियां लेने, तो उनका सामना बाघ से होता है। तो पंक्तियां सुनिए कि गरीबी की जंजीरों में जकड़ी घर में भी भुखमरी थी, बुनकर परिवार की जबकि वो संघर्षों से खूब लड़ी थी। तब गरीबी के कारण लकड़ी का कट्ठर लाने को जंगल जंगल भटक रही चूल्हे की आग जलाने को, बड़ा सा कट्ठर छांव में रखकर बैठी वह सुस्ताने को, बड़ा सा कट्ठर छांव में रखकर बैठी वह सुस्ताने को, घात लगाए बैठा था बाघ उनको कच्चा खाने को। ज्यों ही दौड़ा बाघ अपना शिकार बनाने को, मानो उठकर गरज उठी वह अपना ताक दिखाने को। 9 वर्ष की बाल अवस्था खड़ी थी धूल चटाने को, हाथों को हथियार बनाया, फरसे पर उन्होंने धार लगाया और बदकर शेरनी वार किया बाघ को दो हिस्सों में फाड़ दिया। प्रचंड रूप बाल स्वरूप था दृश्य बहुत ही भारी, वीर बाला झरकारी की झांसी भी हुई हमारी। ये हमारी महिलाओं का इतिहास है। जब हम झरकारी बाई, ऊदा देवी, सावित्री बाई, रमाबाई जैसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत की नारी कोमल है परंतु कमजोर नहीं। आज यहाँ इस मंच पर खड़े होना और यहाँ से सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जैसे लोगों को याद करना, ये किसी भी वैचारिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मैं अपनी बात आगे रखूं इससे पहले आप सभी से एक अपील करना चाहूंगी। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं, यहाँ आए सभी सम्मानित वक्ता अपने वक्तव्य रखेंगे, परंतु विडंबना है जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर भी सारी चर्चाओं को भूल जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि ज्योतिबा फुले ने और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, हमें उनके कारवां को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कर्तव्यों का बीज लगाया और हमें हमारे अधिकारों का पेड़ सौंपा है। हमें उस पेड़ के नीचे छाया नहीं लेनी है, बल्कि हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का बीज लगाना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपना इतिहास जान सके। आज भीड़ काफी नहीं है, तो मुझे इसी बात पर एक शेर याद आता है कि जब लोग कहेंगे कि भीड़ काफी नहीं है, तो हम भी उनसे कहेंगे कि लड़ने के लिए सिर्फ एक शख्स काफी है। भारत में पहले विद्यालय तो थे नहीं, पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, मदरसों में, लेकिन जब भारत का पहला आधुनिक विद्यालय खुला 3 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के भिड़ेवाला में फुले दाम्पत्य द्वारा खोला गया, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले द्वारा, तो आपको लग रहा होगा कि समाज में उत्साह था क्योंकि पहला विद्यालय खुला था, परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब यह विद्यालय खुला तो लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण क्योंकि पहली बार उन्हें पढ़ने का मौका दिया गया जिन्हें हमेशा शिक्षा से वंचित रखा गया। वो विद्यालय महिलाओं के लिए और दलितों के लिए खोला गया। जिसने भी समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की उसका विरोध किया गया। तो आप तैयार रहिए संघर्ष करने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ एकत्रित ही इसीलिए आए क्योंकि हमें समाज में परिवर्तन लाना है। ये बात तो हुए, इस बात को हुए तो 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता था भारत की तस्वीर बदल रही है, भारत आज उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो रहा है, परंतु जब मैं आज इस आधुनिक भारत में जातिगत हीनता का शिकार होने वाले कुछ लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है, मैं सोचने पर मजबूर होती हूँ कि क्या यही बुद्ध के सपनों का भारत है
कि क्या यही अम्बेडकर के सपनों का भारत है? आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ सीखिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए कि अगर उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो उसके लिए पढ़ना होगा। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है और अपने संविधान को पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए पढ़ना होगा और पढ़ना है तो लड़ना होगा। ये तो आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन आपको अपना हक और अधिकार जानने के लिए भारत का संविधान पढ़ना होगा। सन 1936 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा एक आदर्श समाज के 3 पहलू होते हैं, लोग स्वतंत्र होते हैं, लोगों में समानता होती है और बंधुता होती है। पहले पहलू पर आते हैं, स्वतंत्रता कैसी? मानसिक स्वतंत्रता। यदि आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं तो आप समानता की बात नहीं कर सकते हैं। और तीसरा बंधुता, समाज में बंधुता यानी भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जिसे कोई अलग ना कर सके। संत रैदास ने एक आदर्श समाज की कल्पना उन्होंने भी की थी, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। उस समय भी समाज में असमानताएं महसूस थी, मजबूर थी, तभी उन्होंने यह बात कही। और संत कबीर क्या कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं एक पल की आस में, और कहत कबीर सुनो भाई साधो सब तो है विश्वास में। मैं बार बार कहती हूँ और आज भी ये कहना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, ये कोई जाति की लड़ाई नहीं है। अगर ये जाति की लड़ाई होती तो आज डॉक्टर अम्बेडकर अपना गुरु महात्मा कबीर, महात्मा बुद्ध और ज्योतिबा फुले को ना मानते। ये वैचारिक लड़ाई और वैचारिक लड़ाई कलम से लड़ी जाती है। अगर इस समाज के 90% लोग ये तय कर ले कि हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं जाएंगे, तो वादा है आपसे एक दिन इस देश से सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। आज आप अपने बच्चों को कलम पकड़ाइए, वो अपने मुस्तकबिल की लड़ाई खुद ब खुद लड़ लेंगे। और यदि आपको लगे कि आप संघर्ष की इस राह पर अकेले हैं और आपका लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप उन पंक्तियों को अपने मन में दोहराइए कि जुल्म के साए में लफ खोलेगा कौन, कि जुल्म के साए में लफ खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। मैं छोटी सी कवित्री हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, क्योंकि आज मौका है, माहौल है, हर समय कविताएं बोलने का अवसर नहीं मिलता है। तो अभी कुछ समय पहले मैंने एक कविता लिखी कि संघर्षों से डर जाना क्यों। तो कविता की पंक्तियां आप सभी लोग संभालिए। संघर्षों से डर जाना क्यों है, विपदाओं में घबराना क्यों है, यदि मन में है अंतर्द्वंद, लगते हैं झूठे सारे संबंध, यदि प्रकाश भी तुमसे ओझल है, लगता है जीवन बोझल है, यदि शूल मिले हैं पथ में भी तो कुसुम का ख्वाब सजाना क्यों है। संघर्षों से डर जाना क्यों है, विपदाओं में घबराना क्यों है। जब समय है चंचल, नहीं यहाँ कुछ भी निचल, तो हमें विकल हो जाना है क्यों है, शत्रु को दक्ष बताना क्यों है, खुद को कमजोर दिखाना क्यों है, असफल हो घर जाना क्यों है, विपदाओं में घबराना क्यों है। अभी शेष बहुत कुर्बानी है, क्योंकि लक्ष्य बहुत दुर्गामी है। आज नहीं तो कल खुशियां आनी है, तो किस बात की परेशानी है। यदि सूर्य सब बनना है तो सिर झुकाकर चलना क्यों है, यदि रणभूमि में आए हैं तो अस्तित्व बिना मर जाना क्यों है, संघर्षों से डर जाना क्यों है, विपदाओं में घबराना क्यों है। धन्यवाद, जय हिंद।